नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश पेपर 2। झारखंड के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम जो JSSC के द्वारा ली जाएगी और इंग्लिश से के जो सिलेबस सब्सक्राइब्ड हैं उनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं मैं उसको यहाँ पे देखूँगा। और आज का जो टॉपिक हमारा है विलियम वर्ड्सवर्थ है, जिसके बायोग्राफी एंड वर्क से रिलेटेड सारे प्रश्नों का हम यहाँ पे आज बात करेंगे। कैसे जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन करेंगे और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बेसिक जानकारियाँ हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ध्यान से शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहना है। मैं आसान और सरल भाषा में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ को समझाने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद एक आपकी समझ विकसित होगी। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो JSSC PGT एग्ज़ाम जो होने वाली है अगले मंथ, उसमें भी विलियम वर्ड्सवर्थ आपको पढ़ना है। अगर आप CGL पढ़ रहे हो, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लिटरेचर से कुछ प्रश्न विलियम वर्ड्सवर्थ से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जानेंगे आखिर ये कौन थे, कहाँ के थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1770 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 में हुई थी। और वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर थे, कह सकते हैं रोमांटिक एज का वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं और फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे एज बने हुए, ओल्ड, मिडिल एज। तो एक एज है जहाँ पे आपको जानना चाहिए रोमांटिक एज, जिसमें हम बात करेंगे 1798 से लेकर के 1837 तक के एज को रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ही बहुत ही नेचर से बहुत प्रभावित हुए थे और नेचर से रिलेटेड चीज़ों को ये लिखते थे। और इनके बारे में अगर हम और विस्तार से जानें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। अगर आप लिटरेचर के विद्यार्थी नहीं हो और अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी एज अ सेकेंड पेपर इंग्लिश से लेकर किए हो तो आपको डीप नहीं पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उनके लाइफ से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, उन्होंने कहाँ एजुकेशन प्राप्त किया, उनके महत्वपूर्ण बुक्स या जो पोएट्री जो उन्होंने लिखा है उनके बारे में ज़्यादा बेसिकली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात की जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर। एंड अगर हम आगे बात करें तो कम ही एज में इनके माता और पिताजी का देहांत हो गया था और इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनका लालन पालन किया। वर्ड्सवर्थ हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में अपनी अर्ली एजुकेशन को प्राप्त किए और उन्होंने नेचर के प्रति जो उनका रुझान हुआ और वो नेचर के प्रति खूब सारे पोएट्री उन्होंने लिखा। मोर देन 500 सोनेट्स उन्होंने लिखा है। अगर आप सोनेट्स के बारे में जानना चाहते तो 14 लाइन की ये पोएम होती है ना। और बाकी डिटेल में आपको नहीं जानना है। जब मैं आगे पोएम कभी पोएट्री लूँगा तो सोनेट, बैलेट, ओड, लिरिक, एलेजी क्या होते हैं उनके बारे में मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा। बस अभी आपको जानना है कि वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ भाई साहब क्या थे, नेचर पोएट थे। नेचर से बड़ा प्रेम था, ये नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे, है ना। और लिरिकल बैलेट्स एंड रोमांटिज्म, वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ सैमुअल टेलर, एक बड़े ही इनके परम मित्र कह सकते, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट्स को लिखा। और आपको लिरिकल बैलेट्स तो हमेशा आपको अपने मन में रखना ही रखना है। जो मैं कंटेंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इससे बहुत बार कितने पे अगर अदर स्टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश्ड हुआ, किनके साथ मिलकर इन्होंने लिखा, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1772 में हुई थी। क्लियर। और अगर हम डेथ की बात करें तो इनका मृत्यु कब हुई थी, 1800
1934 में। क्लियर? तो ये सब चीज़ छोटे छोटी चीज़ हैं, जब मैं सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में डिस्कस करूँगा उस समय मैं इनके बारे में ज़रूर आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स को लिखे थे। और कब इसको लिखा गया था, तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, ये आया था हमारा 1798 में। क्लियर? ये डेट पूछती है लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश्ड हुआ था, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 1798 विच इज़ अ कंसीडर अ लैंडमार्क इन द रोमांटिक मूवमेंट, है ना। और रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हो गई। द कलेक्शन की बात करें तो नेचर, एवरीडे लैंग्वेज एंड फोकस ऑन देयर इनर इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ भाई साहब का कहना था कि पोइट्री क्या है, पोइट्री है सो ऐसी होनी चाहिए जिसको आज लोग आसानी से समझ जाए। मतलब उनको पढ़ने के बाद किसी डिक्शनरी का सहारा लेना ना पड़े, या पोएम जो हम पढ़ते हैं तो उसका बहुत ही अलग डीप मीनिंग निकलता है। आप उसको प्रोज के टाइप से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप पोएम को अगर जब भी पढ़ोगे तो देखना पोएम के वर्ड्स, उनके राइमिंग स्कीम, उनके लिटरेरी टर्म, पोएटिक डिवाइस बड़ी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो इनका कहना था कि आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए ताकि लोग आसानी से उसको समझ सके। वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन, लिरिकल बैलेड्स के बाद 1800 में इन्होंने प्रीफेस जोड़ के आगे लिरिकल बैलेड्स को फिर लिखा था, है ना। अगर हम इनकी बात करें कनेक्शन विथ नेचर का, तो वर्ड्सवर्थ पोएट्री ऑफन सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स पावर टू इंस्पायर एंड हील। कह सकते हैं कि मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएट्री हैं या जितने भी प्रोज वर्क हैं, आप अगर देखोगे तो वर्ड्सवर्थ के जितने भी हैं, डैफोडिल्स का बात करें, है ना, तो आप देखना कि पोएम को बड़े ही दिल से लिखते थे और नेचर से, रिवर, हील, पहाड़, झरने, नदियाँ, ब्रीज और सारे चीज़ों को बड़े डीपली ऑब्जर्व करते थे और उनको नेचर से रिलेट करके लोगों को बताने का प्रयास करते थे। ही बिलीव दैट कॉन्टैक्ट विथ नेचर वॉज इसेंशियल फॉर द स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मोरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनकर आता है जिनके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। इन्हें लेक पोएट भी कहा जाता था क्योंकि ये कहाँ पे रहते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट्स में रहते थे, इन नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में। क्लियर? तो इनको लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता। देयर आर 3 राइटर्स इन अ लेक डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, पहला हमारे हो गए विलियम वर्ड्सवर्थ भाई साहब, दूसरे हो गए इनके परम मित्र जिनका नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, और तीसरा रॉबर्ट साउथे। अगर 3 राइटर जो हैं इनको लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपने लाइफ का बहुत समय लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताया, इसलिए इन्हें लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? एंड बिकम अ थीम इन हिज वर्क, और बहुत सारे थीम्स जितने भी उनके पोएम्स में दिखते हैं तो सारा चीज़ उन्हीं के आसपास में इनका इंटरेस्ट लेवल वहाँ पे जगह था। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट, वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट द पोएट हैड अ स्पेशल रोल इन अ सोसाइटी एज अ सीर एंड इंटरप्रेटर ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। इनका कहना था कि वर्ड्सवर्थ बिलीव करते थे, इनका मानना था कि पोएट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि पोएम के माध्यम से वह लोगों को नेचर से कनेक्ट करने की प्रयास करता है, लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। उनके पोएम को देखोगे, डैफोडिल्स को पढ़ोगे या अदर पोएम, बहुत सारे पोएम्स हैं जिनको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कैसे उन्होंने नेचर की कितनी प्रेज की है, कितनी तारीफ की है। तो हम कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा हु वाज द नेचर पोएट, तो आप तुरंत आपका क्लिक होना चाहिए। देयर आर 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ जाना। किस एज के राइटर थे, तो रोमांटिक एज के थे। इनके परम मित्र का क्या नाम था, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज था। लेक पोएट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, तो 1770 में इनकी जन्म हुई थी और 1850 में इनका मृत्यु हो गया था। और ये इंग्लैंड के महाकवि भी बनाए गए थे जिन्हें पोएट लॉरेट कहा जाता है। रॉबर्ट साउथे की मृत्यु के बाद इन्हें पोएट लॉरेट भी बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय कवि कह सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह के छोटे छोटे जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, पीजीटी के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा डीप आपको पढ़ना होगा। लिरिकल बैलेड्स में कितने पोएम थे, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशंस पोएम में किया, एसटी कॉलेज की कितने पोएम्स लिखे गए, वो आपको डीप लेवल पे पढ़ना होगा, पूरे टेक्स्ट को पढ़ना होगा। पर अगर आप सीजीएल पेपर 2 लिए हो तो जनरल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप अगर एक बार इस वीडियो को गो थ्रू 2-3 बार चले जाओगे, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लोगे, तो यू कैन ईजिली राइट अ करेक्ट आंसर। ओके,
यू कैन रीच द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही सा पोएट्री इज अ मीन्स टू कम्युनिकेट। इनका कहना था कि पोएट्री क्या होता है? कम्युनिकेट करने का माध्यम होता है, हम इजिली इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो लाइन कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। लिरिकल बैलेट्स में देयर आर 23 पोएम्स। क्लियर? लिरिकल बैलेट्स में कितने पोएम हैं? 23 पोएम है, जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? इनका कंट्रीब्यूशन हमारा है, अगर हम बात करें इनकी कंट्रीब्यूशंस का, तो इनका कंट्रीब्यूशन हमारा 19 है। 19 पोएम को इन्होंने लिखा है। क्लियर? अगर हम बात करें ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फॉर, तो हम लोग बात कर रहे थे लाइन कंपोज अ फ्यू माइल अबव टिंटन एबे, मतलब कि लिरिकल बैलेट्स में देयर आर 23 पोएम्स। ओके, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? इनका कंट्रीब्यूशन 19 है, और 4 एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। तो एस.टी. कॉलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर जो उनकी पहली पोएम थी, और सबसे अंत पोएम का बात करें तो टिंटन एबे था। क्लियर? और दूसरा पोएम अगर हम इनकी बात करें तो दूसरा पोएम इनका क्या है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जिनको इन्होंने कब लिखा था? 1817 में। आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड 1807 में इनकी आई थी। और सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ मेमोरी। द प्रिल्यूड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं, एन ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोएम था, जो इनके मरने के बाद पोस्टमोसली इसको पब्लिश किया गया था, और इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश किया था, है ना। और कह सकते हैं कि द पोएट्स माइंड एंड इट्स रिलेशनशिप विथ नेचर, कैसे इनके साथ रिलेशनशिप नेचर के रहे, चाइल्डहुड कैसा इनका रहा, मतलब अपने पूरे लाइफ को 12 बुक में इन्होंने पब्लिश किया। मतलब पब्लिश तो ये नहीं कर पाए, इनकी वाइफ मेरी हचिंसन ने इसको पब्लिश करवाया 1850 में, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? अगर लेटर लाइफ हम लेगेसी की बात की जाए तो इन 1813 वर्ड्सवर्थ सेटल इन रडियाल माउंट इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। मैंने बताया था कि लेक डिस्ट्रिक्ट से इनका बड़ा ही लगाव रहा, और इन्होंने अपना रेस्ट ऑफ लाइफ यहीं पे, अपने जीवन के अंतिम दिनों को यहीं पे बिताया। ही सर्व एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ इन 1850। मतलब ये इंग्लैंड में राष्ट्र कवि बनाए जाते थे, जो भी अच्छे राइटर्स रहते थे उनके पोएम्स को पढ़ने के बाद वहाँ पे उनको राष्ट्र कवि घोषित किया जाता था। तो 1843 में जब रॉबर्ट सौते की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनको पोएट लॉरेट बनाया गया। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले कौन पोएट लॉरेट थे? तो रॉबर्ट सौदे थे, और इनके बाद इनको बनाया गया। वर्ड्सवर्थ पोएट्री हैड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ पोएट्स एंड राइटर, और आने वाले समय में बहुत सारे राइटर हुए जो इनसे इंस्पायर होकर खूब सारे चीज़ को लिखे, है ना। और कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स इनको माना जाता है रोमांटिक एज के समय, यानी कि 18th सेंचुरी में। These point provide a brief overview of विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर मैंने इसको एक नोट्स के तरह से बनाया है, इस नोट्स को अगर आप राइट डाउन कर लोगे, मैं पीडीएफ भी शेयर आपको करूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो हम लोग टाइम टू टाइम पीडीएफ भी शेयर करते हैं, तो आप वहाँ भी इन सारी चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हो, है ना। और कैसा इनका कंट्रीब्यूशन रहा रोमांटिक एज में, कितने सोनेट्स लिखे, ये सारा चीज़। अब मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके साथ आया हूँ जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर बनते हैं। इन विच कंट्री डिड विलियम वर्ड्सवर्थ लिव? तो 18th सेंचुरी एक्सप्लेनेशन आपका है, विलियम वर्ड्सवर्थ लिव ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 7, 1770 एंड पास्ड अवे ऑन अप्रैल 23, 1850। मतलब इनका जन्म 7 अप्रैल को हुआ था 1770 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1850 में। तो आपको थोड़ा थोड़े डेट्स याद रखने होंगे। कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कर देता है, आपको बेसिक चीज़ पूछने के लिए डेट भी पूछ देता है, और एक कब के थे? 18th सेंचुरी के। और कब इनका जन्म हुआ था? 1870 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ फेमस वर्क? तो मैंने बताया था इनकी सबसे बढ़िया फेमस वर्क रही द प्रिल्यूड, है ना। द प्रिल्यूड जो वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस वर्क, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम that is considered as the prelude to a large work,
दैट वाज नेवर कंप्लीटेड। ये इसको कंप्लीट तो अपने लाइफ में नहीं कर पाए, लेकिन इनकी बेटर हाफ मेरी हचनसन ने 1850 में इसको क्या किया, पब्लिश करवाया बुक के फॉर्म में। एंड वर्ड्सवर्थ इज ऑफन एसोसिएट विद द विच लिटरेरी मूवमेंट, तो रोमांटिसिज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफन एसोसिएटेड विद द लिटरेसी मूवमेंट नॉन एज द रोमांटिसिज्म। क्लियर, ये रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज के माने जाते थे, और इनका थीम क्या था, नेचर था, और झील, पहाड़, झरने, इन सब में चीज़ों में ज़्यादा ये लिखते थे। बड़ा ही डीप इमेजिनेशन इन चीज़ों पे इनका था, मतलब ये इतनी गहराई में जाकर चीज़ों को लिखते थे कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था और उस पोएम में खो जाता था। वर्ड्सवर्थ सर्व एज द पोएट लॉयरेट ऑफ विच कंट्री, तो मैंने जैसा आपको बताया इंग्लैंड में राष्ट्र कवि बनाए जाते थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 के बाद से लेकर टिल उनके डेथ तक पोएट लॉयरेट बनाया गया, यानी कि राष्ट्र कवि इंग्लैंड का बनाया गया, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है। हु वाज वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड एंड फेलो पोएट, तो फेलो पोएट इनके साथ मिलकर इनकी फ्रेंडशिप 1795 में जब ये एसटी कॉलेज से मिले, और इनके साथ मिलकर इन्होंने एक कोलैबोरेशन लिखा जिनका नाम लिरिकल बैलेट्स था, और जिसको पब्लिश किया था 1798 में, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। और कह सकते हैं कि लिरिकल बैलेट्स के पढ़े बिना, मतलब आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ें तो आपको लिरिकल बैलेट्स को पढ़ना है। लिरिकल बैलेट्स सैमुअल टेलर कॉर्लिस और विलियम वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क था, जिनमें 19 पोएम का कंट्रीब्यूशन वर्ड्सवर्थ का था और 4 आपके एसटी कॉलेज लिखे थे, है ना। एंशिएंट मार्नर पहला और टिंटनेबे अंतिम पोएम थे, मतलब पहली और लास्ट आपको जरूर याद रखनी चाहिए। क्लियर। अगर हम आगे बढ़े तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ लेकर आया हूं, जिनको आपको देखने चाहिए, एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो जैसे ही आप देख रहे हो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1770 में इनका क्या हो गया था, जन्म हुआ था, और मैंने आपको जैसा बताया था। अगर हम लोग आगे बढ़े, वेयर वर्ड्सवर्थ गेट हिज एजुकेशन इन कैम्ब्रिज, तो कर सकते सेंट जॉन कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, अर्ली एजुकेशन लिया था। हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ, तो मैंने बताया मेरी हचनसन उनकी बेटर वाइफ थी, और इनके साथ बड़े ही अच्छे रिलेशन इनके साथ रहे, और अंत में जाके प्रिल्यूड अगर आज पब्लिश्ड हुआ, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को अच्छे तरह से जान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी हचनसन का योगदान रहा। व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज मेड अ पोएट लॉयरेट, तो कर सकते हैं इनको कब बनाया गया था, 1843 को। आगे अगर हम बढ़े, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, तो कर सकते हैं प्रिल्यूड को। बहुत बार लोग लिरिकल बैलेट्स को टिक आउट कर देते हैं, लेकिन प्रिल्यूड को आपको करना है, क्योंकि इन्होंने प्रिल्यूड को बहुत लंबे समय के तक लिखा, और अंत में जाकर इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश किया। आगे अगर हम बढ़े तो आप देखोगे कि मेरे द्वारा जेएसएससी पीजीटी 2023 जो अपकमिंग, जैसा कि जेएसएससी ने बताया है कि जुलाई के मिड यानी 15 से 20 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होने वाले, तो मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, और एक बढ़िया मॉक टेस्ट है। मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में अभी तक कहीं भी कोई मॉक टेस्ट आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। तो इसमें 1500 क्वेश्चंस रहेंगे, और सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था उससे बना हुआ था। अगर आप इसको अगर एक बार टच करते हो तो आप अपने आप को जाँच सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पहला मॉक टेस्ट आपका हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाओ और इसको बनाओ, और अपना फीडबैक ज़रूर देना। और आगे आने वाले समय में हम लोग इसको बुक के फॉर्म में भी लाने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाए। और कम मिनिमल चार्ज 199 रुपीज़ है, और अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो 149 में भी आप परचेज कर सकते हो। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो अभी जितने भी सचिवालय के एग्ज़ाम, नगर पालिका, CGL, विशिष्ट योग्यता वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं, पेपर 2 का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश पेपर का, तो मैं और हमारे 2 परम मित्र शुभम जी और कमलेश जी के द्वारा, जो एमएड है, नेट क्वालिफाई है, बायजूस में भी बच्चों को पढ़ा चुके हैं, मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, जो आपको इन इंग्लिश के मायाजाल से जो आपके फेयर एलिमेंट्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर में, हैंड रिटन PDF नोट में टॉपिक वाइज आपको डिस्कस किया जाएगा। तो सारे चीज़ आप डीपली लेवल पर यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर। अगर हम आगे बढ़े तो फ्री मॉक टेस्ट आपका देखिए खोरठा पे, नागपुरी पे हर दिन आ ही रहा है। एवरी संडे आप इसमें मॉक टेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। ऐप आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। हमारा यूट्यूब चैनल तो यही है, बट अगर आपके पास ऐप है तो देखना हमने बहुत ही कम
पैसे में, क्योंकि हमें झारखंड के हर उस कंट्री साइड में रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं जो पैसे के अभाव से पढ़ नहीं चाह पाते, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। आप कम पैसे में बहुत बढ़िया आप यहाँ पे सीख सकते हो, गेन कर सकते हो। और हमारा मकसद है हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है और एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आपको ये बहुत सहूलियत करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड भी अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, कहीं नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे कंटेंट हमारे यूट्यूब में भी हैं और ऐप में भी है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। सामान्य झारखंड के भी महाअभ्यास पेपर है जहाँ पे 7500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सिर्फ 99 रुपये में, मतलब मिशन मोड में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो विगत वर्ष के प्रश्नों के साथ टॉपिक वाइज सेट बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हैं जिनको आप देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में आप अपडेट रहेंगे, सारे चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो स्टडी फॉर गोल्स का आपका ऐप भी है, यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, और अलग अलग सेपरेट ग्रुप भी बनाए गए हैं। अगर आप नागपुरी लिए हुए हैं, खोटा लिए हुए हैं और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टडी फॉर गोल्स बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इतनी देर तक ध्यानपूर्वक सुना, और आने वाले समय में हम लोग इंग्लिश में एक अच्छी पकड़ विकसित करेंगे और हम लोग इंग्लिश की तैयारी बहुत बढ़िया से करेंगे। क्लियर? तो थैंक यू। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। हम लोग जल्द फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।